CDP के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चंस लिए हमने। उसके बाद में हिंदी के मिलेंगे आपको 15 क्वेश्चंस, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो क्लास को शुरू करने से पहले आपको सेशन को करना है अपने सभी साथी मित्रों के पास में शेयर। तो एक बार कर दीजिए सभी के पास में शेयर। उसके बाद शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें रहने वाले हैं 25 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है यह है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। ऑप्शन है बाह्य कारक, दूसरा है विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, और तीसरा है लक्ष्यों को प्राप्त करने का व्यक्तिगत संतुष्टि, और चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार, और सभी साथी मित्रों को जोड़ लीजिए क्लास में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने का व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। तो सभी को इसका आंसर करना है कि वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है सामाजिक, दूसरा है वंशानुगत, तीसरा है मानसिक, और चौथा है शारीरिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 यानी कि 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। आपको बताना है कि उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। जो कि 16 साल का बच्चा है उसका स्कोर कितना आया है, 75 आया है। तो ऑप्शन है 6 वर्ष, दूसरा है 8 वर्ष, तीसरा है 10 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 12 वर्ष। तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए, क्या सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका जो लोग ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं यानी कि 12 वर्ष, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। आपको बताना है जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, दूसरा है सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही होगा। तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए, क्या सही हो जाएगा। जितने लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं सभी लोग सेशन को सभी के पास में शेयर कर दीजिए और लोगों को जोड़ लीजिए क्लास में, फिर आएगा मज़ा क्वेश्चंस करने का। देखते हैं कौन कौन सही आंसर कर रहा है आज की क्लास का। 25 क्वेश्चन में से अगर आप लोगों ने 15 सही कर लिए तो आपकी तैयारी मानी जाएगी सबसे बेहतरीन। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। आपको बताना है कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं, इसके संबंध में नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा संबंध सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, दूसरा है बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, और चौथा ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन है सही इसमें से। तो इस क्वेश्चन का जो लोग ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हैं उनका सही आंसर हो जाएगा बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। यह जो है कथन सत्य नहीं है, बाकी सारे के सारे सही। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चे केवल क्लास में ही नहीं सीखते बल्कि वो माता पिता से, घर परिवार से, समाज से बहुत कुछ सीखते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। आपको बताना है इनमें से कौन सा उदाहरण ऐसा है जो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन है कूदना, दूसरा ऑप्शन है लिखना, तीसरा ऑप्शन है दौड़ना, और चौथा ऑप्शन है चढ़ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लिखना, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिखना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है,
किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कीजिए इसका। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन है डेविड वेस्लर ने, दूसरा है चार्ल्स डार्विन ने, तीसरा है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने और चौथा ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने ने। तो बताइए किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए सभी लोग। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अल्फ्रेड बिने इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अल्फ्रेड बिने। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? इसका सभी लोग आंसर करिए, सही आंसर होना चाहिए सबका। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आपको करवाया जा चुका है ईवीएस की क्लासों में कि जब कोई एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, तीसरा है सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए और चौथा ऑप्शन है सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है सही? क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर कीजिए कि जब एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक को सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है जो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं, एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है, दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? ऑप्शन है अति सामान्यीकरण, दूसरा है विकासात्मक और तीसरा है सरलीकरण और चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विकासात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विकासात्मक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंध नहीं है? आपको बताना है जो ये विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक विकल्प ऐसा है जो कि बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है, दूसरा है प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, तीसरा है भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता और चौथा ऑप्शन है नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। तो इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कीजिए, क्या सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। यह जो आंसर है ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। आगे हम बात करने वाले हैं हिंदी के 15 क्वेश्चंस की जो कि आपके हिंदी पेडागोजी से संबंधित हैं और सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की। क्लास में बने रहिएगा और एक बार क्लास को शुरू करने से पहले, आगे के क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हिंदी के क्वेश्चंस जो कि 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, आपको बताना है इनमें से भाषा शिक्षण की कौन सी पद्धति नहीं है। ऑप्शन है मॉन्टेसरी, दूसरा है किंडरगार्टन और तीसरा है ड्रे वार्ली और चौथा ऑप्शन है अधिक्रमिक अनुदेशन। तो बताइए भाषा शिक्षण की इनमें से कौन सी पद्धति नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोग आंसर कीजिए। 15 क्वेश्चन अब हिंदी के हम लोग करने वाले हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा? अभिक्रमित अनुदेशन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह आंसर सही है इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है। ऑप्शन है महात्मा गांधी का, मॉन्टेसरी का या फिर प्राबेल का या फिर किलपैट्रिक का। तो सभी लोग आंसर कीजिए, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह किसका मानना है? क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह महात्मा गांधी का मानना था कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा सदैव मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, आपको बताना है जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से व्याकरण के शिक्षण के लिए कौन सा ऑप्शन उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन है निगमन की प्रणाली,
दूसरा है आगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली और चौथा है कक्षाभिनय प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण के लिए जो उपयुक्त नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कक्षाभिनय प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। आपको बताना है कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन क्या आता है। ऑप्शन है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, दूसरा है पूर्व ज्ञान, तीसरा है आदर्श वाचन के पश्चात और चौथा ऑप्शन है मौन वाचन के पहले। तो आपको बताना है कि उद्देश्य कथन कब आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात में उद्देश्य कथन आता है। बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए इसका कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या फिर करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है व्याख्यान का, दूसरा है वाक्य प्रयोग, तीसरा है भ्रमण और चौथा है चित्र निर्माण। तो आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सभी लोग आंसर कीजिए इसका। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा वाक्य का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका वाक्य प्रयोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन है वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से कितनी दूरी होनी चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन है 10 इंच, दूसरा है 9 इंच, तीसरा है 11 इंच, चौथा है 12 इंच। इस क्वेश्चन को 2 बार हम पहले ही करवा चुके हैं आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कितना होना चाहिए 12 इंच होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन है किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है। आपको बताना है कि किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए और इसका आंसर कीजिए। पहला है स्लाइड प्रक्षेपक, दूसरा है ओवरहैंड प्रक्षेपक, तीसरा है अपारदर्शी प्रक्षेपक और चौथा ऑप्शन है फिल्म स्ट्रिप में। तो बताइए किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओवरहैंड प्रक्षेपक या प्रोजेक्टर, जो कि सिनेमा घरों में लगाए जाते हैं प्रोजेक्टर, उन्हीं की बात यहाँ पर हो रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है मौन पठन के विषय में धारणा है। तो आपको बताना है कि मौन पठन के विषय में क्या धारणा है। ऑप्शन है एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, दूसरा ऑप्शन है इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, तीसरा ऑप्शन है पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, चौथा ऑप्शन है इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो बताइए मौन पठन के विषय में धारणा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। मौन पठन के विषय में क्या धारणा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है मौन पठन से। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है सुखद या फिर दुखद या फिर एक और दो दोनों या फिर उदासीन। तो इसका बताइए सभी लोग। प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 सुखद और दुखद दोनों बिल्कुल सही है इसमें। तो इसका जो है 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। ऑप्शन है छात्र से, शिक्षक से, तीसरा ऑप्शन है कक्षा के वातावरण से और चौथा ऑप्शन है गतिविधियों से। तो सभी को आंसर करना है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से किससे होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है। सभी लोग बताइए इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक से। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका शिक्षक से। आगे देखते हैं क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं बाल केंद्रीयकरण पर, दूसरा है शिक्षक केंद्रीकरण पर, तीसरा है प्रयोग पर और चौथा है गतिविधियों पर। तो बताइए कि भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाल केंद्रीकरण पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना क्या है। शिक्षण का सिद्धांत है, शिक्षण का सूत्र है, वैज्ञानिकता है या फिर दार्शनिकता है। तो बताइए
भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण सूत्र है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है शिक्षण सूत्र। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? ऑप्शन है श्रवण का, दूसरा है वाचन का, तीसरा है पठन का और चौथा ऑप्शन है लेखन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग। शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? इसका सभी लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रवण कौशल का, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है श्रवण का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, दूसरा है एक दूसरे को सुनाकर, तीसरा है एक दूसरे से बोलकर, चौथा है एक और दो दोनों। तो बताइए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 और 2। पहला ऑप्शन क्या है? कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, दूसरा है एक दूसरे को सुनाकर। तो ये दोनों ही सही आंसर इसमें पहला और दूसरा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसका बताइए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन है भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य हैं। भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है। पहला ऑप्शन है अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम है, दूसरा है अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम है, तीसरा है एक और दो दोनों और चौथा ऑप्शन है प्रयोग का माध्यम है। तो बताइए कि भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य क्या है इसमें? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक और दो दोनों, यानी कि अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम और अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, दोनों ही ऑप्शन सही है इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 एक और दो दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों आपको बताना है कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आपके EVS यानी कि CDP से थे और 15 क्वेश्चन आपके हिंदी पेडागोजी के थे। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितने लोग चैनल पर नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।